ब्रिज इंजीनियरिंग, मैं इस सब्जेक्ट को एक गेम चेंजर सब्जेक्ट मानता हूँ। अब मैं इसे गेम चेंजर सब्जेक्ट क्यों मानता हूँ? क्योंकि ये सब्जेक्ट आता है एमपीएससी के मेंस के पेपर 2 में। और इसके साथ के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जियोटेक, एनवायरमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट जिनके अपने आप में दो पार्ट है, जियोटेक 1, जियोटेक 2, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट 2, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स के भी दो पार्ट आ जाते हैं। तो ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स के साथ में ये जो दूसरे छोटे सब्जेक्ट है, जैसे ब्रिज हो गया, टनलिंग हो गया, या एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हो गया, तो ये सब्जेक्ट अपने आप में छोटे जरूर है, बट इनमें डेप्थ इतना है कि हम जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जो पेपर 2 के हर एक सब्जेक्ट है उनका वेटेज कितना होता है? उनका वेटेज होता है 9 मार्क्स का, क्या 9 क्वेश्चंस का, ठीक है। मतलब कि कितना हो गया टोटल? 18 मार्क्स। अब यार मेरे को एक बात बताओ कि इतने बड़े सब्जेक्ट जिसके अपने आप में एक एक में 15-15 टॉपिक है, अब वो 15 टॉपिक में अगर 9 क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 9 में से 8 तो आपको मेन लाइन के, मतलब जो सीधे सीधे आंसर्स है, वन लाइनर्स है ना, सीधे सीधे जो है उसके ऊपर फ्रेम होना है 9 में से 8 क्वेश्चन। और उसी की जगह अगर हम ब्रीच की बात करें, क्योंकि ये सब छोटे सब्जेक्ट है तो इसमें डेप्थ ज्यादा होता है, तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट ला सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारे जो मार्क्स का नुकसान होता है ना, हम जहाँ पे वीक पड़ जाते हैं, वो सब्जेक्ट है ब्रीच, टनलिंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग। तो हमारा फोकस जो है वो इस सब्जेक्ट से हट जाता है इन सब्जेक्ट की वजह से। ये तो हर किसी से बनना है, लेकिन हमको मेहनत करना है इन सब्जेक्ट्स में भी, ताकि हमारा ओवरऑल जो है मार्किंग स्कीम वो इंप्रूव हो, ठीक है। तो अब ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो ये ब्रिज इंजीनियरिंग में एक्चुअली जो हम हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? मैंने इस पूरे मॉड्यूल को 3 पार्ट में स्प्लिट किया हूँ। पहला आपका आ जाएगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब वो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे जिसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आएगा वो हो जाएगा इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ हमको आउटपुट पे ध्यान देना है, ठीक है। वो हो जाएंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी हम उस पर वीडियो बनाएंगे जिसके सिर्फ आउटपुट काम के है। और तीसरा जो रहेगा वो होगा एमसीक्यू, मतलब हम क्या करेंगे कि ब्रिज, टनलिंग, ये सब सब्जेक्ट जो है इनको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, जिनको जरूरत है, जिन टॉपिक को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जैसे ब्रिज में आ जाता है लोडिंग, कितने टाइप की लोडिंग होती है, कैसी लोडिंग होती है, ये सब में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाएंगे। कुछ होंगे जिनमें सिर्फ हम एमसीक्यू को कवर करेंगे, और कुछ होंगे जिनमें हम सिर्फ आउटपुट्स को कवर करेंगे। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला, मैं हूं एस्पिरेंट शिशिर। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके 3 क्वेश्चन पक्के बनेंगे। 3 क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और इस वीडियो के एंड में हम आपको विथ प्रूफ, अपन हवे में बात नहीं करते, अपन प्रूफ के साथ बात करते हैं, तो हम आपको प्रूफ देंगे कि 2017, 18 और 19 में कैसे 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे एंड में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. सो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एमपीएससी मेंस में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म क्या है? पहला है ब्रिज। तो ब्रिज होता क्या है? तो ब्रिज एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसे बनाया जाता है ऑब्स्टेकल के ऊपर। अब वो ऑब्स्टेकल कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रीम हो सकता है, रिवर हो सकता है, रोडवे हो सकता है, ठीक है। तो उसे बनाया जाता है ऑब्स्टेकल के ऊपर। अब वो ऑब्स्टेकल के ऊपर क्यों बनाया जाता है? टू प्रोवाइड दी पैसेज, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उस स्ट्रक्चर के नीचे का रास्ता खुला रखा जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ब्रिज, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस। तो ब्रिज जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासीफाइड है। पहली कैटेगरी आती है उसकी कलवर्ट, मतलब जिसका स्पैन होता है 6 मीटर तक का। फिर होता है माइनर ब्रिज, माइनर ब्रिज होता है 6 मीटर से 30 मीटर, और मेजर ब्रिज क्या होता है? ओवर 30 मीटर। नेक्स्ट आता है एबटमेंट। तो एबटमेंट होता क्या है? तो एबटमेंट होता है एंड सपोर्ट किसका? ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर का। मतलब ब्रिज जो है वो 2 हिस्सों में बटा है, एक सुपर स्ट्रक्चर, एक सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब ऊपर का हिस्सा, सब स्ट्रक्चर मतलब नीचे का हिस्सा। तो जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके एंड सपोर्ट को क्या कहा जाता है? एबटमेंट। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो टू फिनिश अप टू ब्रिज सो दैट इट कैन बी पुट फॉर यूज, और टू रिटेन द अर्थ फिलिंग, और टू ट्रांसमिट रिएक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन। मतलब कि वो जो एंड सपोर्ट है वो क्या करता है? अर्थ फिलिंग को रिटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है। सेकंड क्या करता है? वो उसका काम क्या है कि वो जो सुपर स्ट्रक्चर से आने वाले जो रिएक्शन है उसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, किसको? फाउंडेशन को, यानी ऊपर के रिएक्शन को, ऊपर के लोड को वो फाउंडेशन तक पहुंचाता है एबटमेंट। और वो क्या करता है? एक फिनिशिंग प्रोवाइड करता है ब्रिज को,
ठीक है। अब क्योंकि हम ये एबटमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मैं बता दूँ, आप इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि मिनिमम स्ट्रेट लेंथ ऑफ अप्रोचेस ऑन ईदर साइड ऑफ द ब्रिज शुड बी 15 मीटर। मतलब कि किसी ब्रिज के दोनों ही तरफ या किसी भी एंड से अगर आप देखोगे तो उसका मिनिमम स्ट्रेट लेंथ कितना होना चाहिए, 15 मीटर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विंग वॉल्स। तो विंग वॉल्स क्या होता है, तो जैसे हमने एबटमेंट समझा, तो इस एबटमेंट के आजू बाजू में जो बनाए हुए वॉल्स होते हैं उसे कहा जाता है विंग वॉल। मतलब कि विंग वॉल इज़ द वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन ईदर साइड ऑफ द एबटमेंट। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द एम्बैंकमेंट। अब मेरे को बताओ एबटमेंट में क्या कर रहा था, वो अर्थ फिलिंग को रिटेन करके रख रहा था। तो वो जो रिटेन कर रहा था तो वो रिटेन कैसे कर रहा है, तो वो रिटेन कर रहा है इसी विंग वॉल से। ठीक है, वो क्या कर रहा है, विंग वॉल उसको सपोर्ट कर रहा है, एम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट उसका फंक्शन क्या था, टू प्रोवाइड स्मूथ एंट्री टू द ब्रिज साइड। ठीक है, मतलब ब्रिज में एंट्री लेने के लिए वो उसको स्मूथ एंट्री प्रोवाइड करता है एबटमेंट में लगा हुआ विंग वॉल। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एफ्लक्स। अब एफ्लक्स क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब क्या होता है, ब्रिज के नीचे होता है एबटमेंट पियर्स, है ना। तो इन एबटमेंट और पियर्स का क्या होता है कि जब वहाँ से पानी बहता है, मतलब कोई स्ट्रीम बहता है या कोई रिवर बहती होती है, तो वो जो एबटमेंट और पियर होते हैं वो एक कैसे एक्ट करते हैं वहाँ पे, एक ऑब्स्टेकल की तरह। मतलब जो वहाँ पे फ्लो ऑफ रिवर है या फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, फ्लो ऑफ वाटर है, वो क्या हो रहे हैं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे उस पियर और एबटमेंट की वजह से, जिसके चलते क्या हो रहा है, वहाँ पे वाटर लेवल राइज हो जा रहा है। अब वहाँ पे बहाव है, अब उस बहाव के बीच में ऑब्स्टेकल आ गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका लेवल राइज होगा। तो इसी जो वाटर लेवल का जो राइज हो रहा है, इसी राइज को कहा जाता है एफ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ रहा है तो सीधी बात है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ेगी पानी की। ठीक है, एक ठहराव आ जा रहा है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तीसरी बात क्या हो जाएगी यहाँ पे कि अगर वहाँ पे वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है, बहाव का, पानी के बहाव की गति अगर बढ़ जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पे स्कोरिंग चालू हो जाएगी। अब स्कोरिंग क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ की मिट्टी जो है वो वहाँ से उखड़ने लगेगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एफ्लक्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे डेप्थ ऑफ स्कोर होगा। अब बात आती है कि एफ्लक्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इस एफ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूले दिए गए हैं। तो किस किस ने दिया है, एक मैरीमैन्स का फार्मूला है और एक मोल्सवर्थ का फार्मूला है। अब ये फार्मूले क्या है, इस फार्मूले वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसने दिया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें बोल देगा कि ये फार्मूला, वो फार्मूला, मैरीमैन्स फार्मूला, है ना। तो इसमें से एफ्लक्स के लिए कौन सा फार्मूला है, तो हमको वहाँ से पहचानना होता है। तो मैरीमैन्स फार्मूला और मोल्सवर्थ फार्मूला। नेक्स्ट आता है लीनियर वाटरवे। अब लीनियर वाटरवे क्या होता है, तो लीनियर वाटरवे का मतलब होता है कि लीनियर डिस्टेंस और विड्थ ऑफ द वाटरवे ऑफ द ब्रिज। मतलब कि ब्रिज के नीचे से जो पानी बह रहा है, ठीक है, उसका लीनियर डिस्टेंस या फिर उसकी विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, उसी को कहा जाता है लीनियर वाटरवे। अब लेसी ने एक फार्मूला दिया है। देखो हम यहाँ पे क्या, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो सारी थ्योरी को तो कवर नहीं कर सकते, बट हम उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हम उसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीनियर वाटरवे में एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि लेसी ने एक फार्मूला दिया है रिजाइम कंडीशन का। ठीक है, तो लेसी भाई साहब ने जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला क्या है, तो वो है L=C√Q। यहाँ पे L क्या है, लीनियर वाटरवे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उस लीनियर वाटरवे को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला किसने दिया है, लेसी ने। तो L इज़ द लीनियर वाटरवे, C इज़ द कांस्टेंट एंड Q इज़ डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज काय में होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो ये तो हो गया लीनियर वाटरवे। नेक्स्ट आता है स्पैन। अब ये बहुत बेसिक टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें गलती कैसे होती है। अब स्पैन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लियर स्पैन, एक होता है इफेक्टिव स्पैन और एक होता है इकोनॉमिक स्पैन। अब भैया क्लियर स्पैन जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट। कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट मतलब एडजेसेंट सपोर्ट, यानी आजू बाजू के, अगल बगल के, है ना। तो 2 सपोर्ट के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस है उसे कहा जाता है क्लियर स्पैन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। और 2 सपोर्ट के बीच के क्लियर डिस्टेंस को बोला जाता है क्लियर स्पैन। बट उन्हीं 2 सपोर्ट को जब मैं सेंटर से सेंटर अगर नापूंगा, ठीक है, मेजर करूंगा जब सेंटर टू सेंटर, तो उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव स्पैन। मतलब क्लियर स्पैन क्या हो गया, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट, और इफेक्टिव स्पैन क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट। अब आता है इकोनॉमिक स्पैन। तो इकोनॉमिक स्पैन क्या होता है, ये वो स्पैन होता है जिसके लिए ब्रिज का जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, इसलिए तो उसको इकोनॉमिक बोला है। तो स्पैन फॉर विच द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज स्ट्रक्चर इज मिनिमम, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक स्पैन। अब इसकी एक कंडीशन है, क्या है कि कॉस्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर। मतलब सुपर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जितना खर्चा आ रहा है वो किसके बराबर, सब स्ट्रक्चर को बनाने के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में वो स्पैन को क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक स्पैन।
नेक्स्ट आता है स्कोर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो स्कोरिंग होती क्या है? तो अगर मैं चालू लैंग्वेज में बोलूँ तो स्कोरिंग मतलब होता है मिट्टी का उखड़ना, ठीक है। अब वो कहाँ से उखड़ती है देखते हैं। सो स्कोरिंग इज़ द इंक्रीज इन डेप्थ इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द बेड ऑफ द रिवर। बेड ऑफ द रिवर मतलब रिवर के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो मिट्टी होती है, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में उखड़ना, उसका डेप्थ जो हम वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर करेंगे। सीधी बात है, वहाँ से मिट्टी उखड़ रही है मतलब उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है, तो उस वर्टिकल डायरेक्शन में जो डेप्थ बढ़ रही है उसको बोला जाता है स्कोरिंग, ठीक है। अब ये होता क्यों है? तो ये होता है फ्लोइंग करंट ऑफ वाटर और बेड मटेरियल की वजह से। अब उसके बेड में जो मटेरियल है वो सिल्ट है, सैंड है, जो भी है ना, तो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कोरिंग कितनी होगी या उसके ऊपर से पानी कितना बह रहा है। अब जब मैंने एफ्लक्स पढ़ाया तो एफ्लक्स में मैंने क्या बताया कि जितना क्या होता है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब वहाँ पानी तेज़ी से बहने लगेगा। अब तेज़ी से बहेगा तो वहाँ की मिट्टी उखड़ेगी, है ना, तो उसे कहा जाता है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे भी किसका है कंट्रीब्यूशन? लेसी भैया का। तो लेसी भैया ने जो इक्वेशन दिए हैं स्कोरिंग के लिए वो है S इक्वल्स टू 0.473 क्यू बाय एफ का पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट, है ना। तो 0.473 क्यूब रूट ऑफ क्यू बाय एफ। तो यहाँ पे देखिए 0.473, कहीं कहीं पे 0.45 भी दिया हुआ है, तो वो उतना वेरी चलता है, ठीक है। तो वेयर एफ क्या होता है? एफ क्या है? सिल्ट फैक्टर है। सिल्ट फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1.76 अंडर रूट एम, ठीक है। एम जो है उस बेड मटेरियल का जो पार्टिकल है, ठीक है, उसके डाया को एम बोला गया है, ठीक है। अब एस क्या है? नॉर्मल डेप्थ ऑफ स्कोर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्कोरिंग डेप्थ। और क्यू क्या है? डिस्चार्ज है। अब ये जो स्कोरिंग होती है, अब ये स्कोरिंग जो है मैक्सिमम स्कोर डेप्थ, वो अलग अलग कंडीशन ऑफ फ्लो के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे टेबल में कि अलग अलग फ्लो कंडीशन के लिए मैक्सिमम स्कोर डेप्थ की वैल्यू क्या होती है। अगर स्ट्रेट रीच है तो उसके लिए 1.27 टाइम्स ऑफ डी, मॉडरेट बैंड है तो 1.50 टाइम्स ऑफ डी, सीवर बैंड है तो 1.75 टाइम्स ऑफ डी, राइट एंगल बैंड है तो 2 टाइम्स ऑफ डी, नोज ऑफ पियर है तो 2 टाइम्स ऑफ डी, अपस्ट्रीम नोजेज ऑफ गाइड बैंक है तो 2.75 टाइम्स ऑफ डी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऑप्शन में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री बोर्ड। अब फ्री बोर्ड तो हमको बचपन से पता है क्या होता है ना, हम सिविल पढ़ ही रहे तो फ्री बोर्ड तो हर किसी को पता होगा। तो फ्री बोर्ड होता है, अगर मैं ब्रिज की बात करूँ तो ब्रिज के केस में जो नीचे से बहने वाली नदी है, उस नदी का जो टॉप लेवल है, हाई फ्लड लेवल है, वहाँ से लेके ब्रिज का जो सबसे नीचे का हिस्सा है, ठीक है, वहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे कहा जाता है फ्री बोर्ड, है ना। अब फ्री बोर्ड हमको देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फ्री बोर्ड की ज़रूरत क्या है? तो फ्री बोर्ड इसलिए दिया जाता है कि उस नदी में, उस पानी में जो कचरा बह रहा है, या फिर जो कभी ट्रीज़ की ब्रांचेस टूटी है ना, या फिर कभी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, तो उसके लिए एक मार्जिन तो होना चाहिए आने जाने के लिए, उस मार्जिन को ही कहा जाता है फ्री बोर्ड, ठीक है। अब फ्री बोर्ड का दूसरा क्या है पर्पस देने का? टू अलाउ दी एफ्लक्स। एफ्लक्स में क्या हो रहा है? पानी का लेवल राइज हो जा रहा है, तो उसके लिए हमको मार्जिन देना पड़ेगा, नहीं तो रोड पे पानी आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए फ्री बोर्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फ्री बोर्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ब्रिज। अब जैसे कि हमने देखे लास्ट में कि स्कोर डेप्थ के अलग अलग फ्लो कंडीशन के लिए स्कोर डेप्थ की वैल्यू अलग होती है, वैसे यहाँ पे क्या देखेंगे हम? यहाँ पे एक टेबल देखेंगे जिसमें फ्री बोर्ड की वैल्यू जो रहती है अलग अलग टाइप के ब्रिज के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये है टेबल जिसमें टाइप ऑफ ब्रिज दिया है और फ्री बोर्ड दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट पूछता है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो हाई लेवल ब्रिज के लिए फ्री बोर्ड कितना है? 60 सेंटीमीटर। आर्च ब्रिज के लिए कितना है? 30 सेंटीमीटर। गर्डर ब्रिज के लिए कितना है? 60 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। और नेविगेशनल स्ट्रीम के लिए 240 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ तक के तो हमने समझ लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अपन हवा में बात नहीं करते, अपन प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और हर साल 3-3 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स पे मिलना ही मिलना है, मतलब 6 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। अब देखते कैसे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे 2017 में। तो 2017 में पूछा था ये वाला एक क्वेश्चन, क्या था कि द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट सपोर्ट इज कॉल्ड स्पैन, क्लियर स्पैन, नॉमिनल स्पैन, इफेक्टिव स्पैन। अब भैया अपन ने डायरेक्ट पढ़ लिए कि मैंने क्या बोला था, दो एडजेसेंट सपोर्ट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है? इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
The score velocity of the stream is the average velocity या maximum velocity at any time during the year, या velocity which can move the particle of bad material, या velocity at which a highway bridge is liable to be damaged। अब मैंने क्या बोला, मिट्टी उखड़ती है, ठीक है, कहाँ पे, स्कोरिंग में, तो सीधी बात है उस डेप्थ को क्या बोलेंगे, स्कोर डेप्थ, और जिस वेलोसिटी, पानी की जो वेलोसिटी जिसकी वजह से स्कोरिंग हो रही है, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, स्कोर वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो वेलोसिटी विच कैन मूव द पार्टिकल ऑफ द बैड मटेरियल। तीसरा क्वेश्चन पूछा था 2017 में कि इन केस ऑफ नेविगेबल रिवर्स द मिनिमम फ्री बोर्ड प्रोवाइडेड इज़ यूजुअली। तो मैंने बताया आपको टेबल में कांस्टेंट वैल्यू फ्री बोर्ड के लिए, है ना। तो नेविगेबल रिवर्स के लिए हमको पता है कितनी है, 2.4 मीटर से लेके 3 मीटर। मैंने सेंटीमीटर में बताया हूँ, यहाँ पे मीटर में पूछा है, उतना आपको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है 2018 में क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा था द नॉर्मल डेप्थ ऑफ स्कोर फॉर एलुवियल रिवर इज डिटरमाइंड बाय लेसी फार्मूला। फार्मूला क्या था, तो 0.475 क्यूब रूट ऑफ क्यू बाय एफ, है ना, क्यू बाय एफ का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, हमने देखे हैं, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्कोर डेप्थ फॉर कंडीशन ऑफ फ्लो एट नोज ऑफ पियर इज 1.50 डी या 1.75। ये मतलब डायरेक्ट है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, आपको याद रखना पड़ेगा, हमने ये देख चुके हैं टेबल में। नेक्स्ट है इसका राइट ऑप्शन क्या है, 2D, है ना, 2 टाइम्स ऑफ डी, है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर हाई लेवल ब्रिज द फ्री बोर्ड शुड नॉट बी लेस देन 200 mm, 400 mm, 600 mm या 800 mm। तो क्या है, 600 mm। तो हाई लेवल ब्रिज के लिए ये सब डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है 2019 का। तो 2019 में जो पहला क्वेश्चन था वो है कि इफ़ द नेचर ऑफ रिवर इज़ एट मॉडरेट बैंड कंडीशन देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्कोर क्या होगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट पूछा है, हमको पता है मॉडरेट कंडीशन है अगर, तो उस केस में 1.5 डी होगा, है ना। नेक्स्ट है कि एज पर IRC द मिनिमम स्ट्रेट लेंथ ऑफ अप्रोचेज ऑन ईदर साइड ऑफ द ब्रिज शुड बी। तो ये भी हमने देखे कितना होना चाहिए, 15 मीटर, है ना। फिर क्या है, द इफेक्टिव लीनियर वाटर वे इन मीटर इज़ गिवन बाय। तो ये लेसी का अपन ने देखे थे कि इफेक्टिव लीनियर वाटर वे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो C/√Q से करते हैं। तो ऐसे आपको हर साल 3-3 क्वेश्चन पूछा ही है इस टॉपिक में से। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ब्रिज इंजीनियरिंग के। आई होप कि आपको सारे टर्म्स क्लियर होंगे, क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आपके 6 मार्क्स की तैयारी हो गई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। और इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।